हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 6 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके 5 पार्ट्स किए हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक सारे वीडियोस का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आइए आज हम लोग पार्ट 6 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसके 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 2.2 रिकंस्ट्रक्शन एंड पॉइंट नंबर 3 द नाजी वर्ल्ड व्यू। रिकंस्ट्रक्शन, हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेल्जमर सैचेट। हिटलर ने अपने कंट्री में जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ था उस डिस्ट्रक्शन से बाहर निकलने के लिए एक इकोनॉमिक्स को हायर किया था और उस इकोनॉमिक्स का नाम था हेल्जमर सैचेट। ही एम्ड फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स। हेल्जमर सैचेट ने स्टार्ट किया, उन्होंने एम बनाया कि इस देश में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, पूरी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, जितने भी यूथ हैं उनको फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और ये सब कुछ स्टेट फंडेड एक्टिविटीज़ के थ्रू होगा। इट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वॉक्सवैगन। इसी दौरान, इसी डेवलपमेंटल वर्क के दौरान जर्मनी में पीपल्स ओन कार लॉन्च की गई, वॉक्सवैगन कंपनी की। ये बहुत फेमस कार थी। इस कार में ये दिखाया गया कि एक हैप्पी फैमिली किस तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकती है, तो वो सब कुछ इसमें दिखाया गया था। इन फॉरेन पॉलिसी हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को बहुत जल्दी बहुत अच्छा सफलता मिलने लगा। पहला, पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। 1933 में लीग ऑफ नेशंस से जर्मनी को हिटलर ने बाहर कर दिया। रीऑक्युपाइड द राइनलैंड इन 1936। राइनलैंड को वापस 1936 में वापस ले लिया जर्मनी, जो पहले फ्रांस के पास चला गया था। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट करा लिया 1938 में। अब जर्मनी एक ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन चुका था। गिवन वन स्लोगन, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। हिटलर ने लोगों को आपस में यूनाइटेड रहने के लिए और एक साथ एक जैसा स्ट्रेंथ पाने के लिए एक स्लोगन दिया। ये स्लोगन काफ़ी फेमस हो गया था, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। जर्मन स्पीकिंग सडेंटलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द इंटायर कंट्री। स्टार्टिंग में तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सडेंटलैंड को ही कैप्चर करने के बारे में सोचा और बाद में उसने पूरे कंट्री को कैप्चर करने के बारे में प्लानिंग की। ही गॉट अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इन सारे एक्टिविटीज़ को करने के दौरान 1933 से 1938 तक जो कुछ भी जर्मनी करता चला गया, चेकोस्लोवाकिया तक के एक्टिविटीज़ तक, तो उन सभी चीज़ों में जर्मनी को अनस्पोकन सपोर्ट यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से मिल रहा था और इंग्लैंड इस बीच कुछ भी नहीं बोला। All quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country. बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा सफलता देश के अंदर और देश के बाहर हर एक फ्रंट पे जर्मनी को, हिटलर को मिलने लगा। इससे जर्मनी की डेस्टिनी चेंज होने लग गई। सैचेट हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। अभी भी जर्मनी दूसरे देशों के दिए हुए कर्ज पे चल रहा था। जर्मन इकोनॉमी अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुई थी और इस बारे में जब हेल्जमर सैचेट ने हिटलर को चेतावनी दिया तो इससे हिटलर नाराज़ हो गया, क्योंकि हिटलर अपना सारा पैसा आर्मी को स्ट्रेंथन कराने में कर रहा था, वो वॉर की तैयारी में था। हेल्जमर सैचेट फाइनेंस को, कंट्री के इकोनॉमी को वापस रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता था। तो इस तरीके से हेल्जमर सैचेट का एडवाइस हिटलर को अच्छा नहीं लगा। कॉशियस पीपल सैचेट हैड टू लीव द जर्मनी, और इसलिए हेल्जमर सैचेट को
जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा। हिटलर ने वॉर को चूज़ किया। रिसोर्सेज एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब जो भी रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, जर्मनी ने डिसाइड किया कि वो सारे रिसोर्सेज वो आसपास के देशों को और उनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके वसूल करेगा। सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जर्मनी ने सितंबर 1939 में पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, उस पर अटैक किया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस एंड यूके। इसके साथ ही अब फ्रांस और यूके बिल्कुल जर्मनी के अगेंस्ट में आ गए। अब तक यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड इंटरेस्टेड नहीं था जर्मन इंटरफेरेंस में। जर्मनी जो कुछ भी कर रहा था करने दे रहा था, लेकिन जैसे ही जर्मनी ने सितंबर 1939 में पोलैंड पे अटैक किया, अब फ्रांस और यूके जर्मनी के अगेंस्ट हो गए। इन सितंबर 1940 अ ट्रिपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। त्रिपक्षीय समझौता साइन किया गया सितंबर 1940 में। जर्मनी, इटली, जापान ने आपस में अपने आपस के देशों को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए इन लोगों ने साइन किया। जर्मनी यूरोप में अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन चाहता था। जापान ईस्टर्न एशिया में अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन चाहता था। इसलिए ये तीनों एक साथ आ गए। हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। अब हिटलर के इंटरनेशनल पावर को क्लेम जो अब तक किया जा रहा था, वो यहाँ इस ट्रिपार्टाइट पैक्ट में दिखता है कि कैसे इन तीनों ने अलग अलग तरीके से दोस्ती किया। वर्ल्ड को इसके बारे में कोई भी पहले से आभास नहीं था। वो एज्यूम नहीं कर रहे थे कि इस तरह का इतना बड़ा पैक्ट इतने दूर दूर के 3 देश कर लेंगे। इसलिए इनको ध्रुवीय देश यानी कि इनको एक्सिस कंट्रीज भी कहा गया। पपेट रेजिम्स वेर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के बहुत बड़े एरिया में ऐसे बहुत सारे डमी और पपेट रेजिम्स यानी कि शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जो हिटलर को, जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को, जापान या फिर और इटली को सपोर्ट कर सकें आगे के किसी भी तरह के वॉर स्टार्ट होने में। बाय द एंड ऑफ 1940s हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। 1940 के लास्ट होते तक हिटलर अपने पावर के पिनाकल पे था, यानी शिखर पे, उच्चतम शिखर पे हिटलर अपने पावर के पहुंच चुका था। ही अटैक्ड द यूएसएसआर इन जून 1941। अब हिटलर को कोई रोकने वाला था नहीं। हिटलर अपने आप को इतना पावरफुल समझने लगा कि उसने जून 1941 में यूएसएसआर, इट मीन्स सोवियत रिपब्लिक, आज के रूस पे, रसिया पे अटैक कर दिया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट ऑफ ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। ये हिटलर का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ा मिस्टेक था। ये मिस्टेक इसलिए बोला गया क्योंकि हिटलर ईस्टर्न फ्रंट पे सोवियत आर्मी से जाकर भिड़ चुका था और उसका वेस्टर्न फ्रंट बिल्कुल खाली था। वेस्टर्न फ्रंट पे अब तक ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग स्टार्ट हो गया। एरियल बॉम्बिंग का मतलब हवाई हमला। इन दोनों अटैक से जर्मनी परेशान हो गया। उसको अपना ईस्ट और वेस्ट कंट्री का दोनों एक साथ संभालना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी मुश्किल हो रहा था। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। रसिया के स्टालिनग्राड पर सोवियत यूएसएसआर कंट्री की रेड आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जर्मनी को डिफीट किया, हराया। दे हाउंडेड जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द बर्लिन। उन लोगों ने, रशियन आर्मी ने, रसिया की रेड आर्मी ने जर्मन्स को तब तक हाउंडेड किया, उनका शिकार किया, उनका पीछा करते रहे जब तक कि रशियन रेड आर्मी बर्लिन तक नहीं पहुंच गई। बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी। द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। स्टार्टिंग में या इस सेकेंड वर्ल्ड वार में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह यूएसए को इंटरेस्ट नहीं था वर्ल्ड वार 2 में शामिल होने का। जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। It extends its support to Hitler's and bombed the US base at Pearl Harbor. The US entered the Second World War. World War 2 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसका कोई
लॉस और उसका कोई बेनिफिट नहीं नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस वर्ल्ड वार 2 में शामिल होना तब ज़रूरी हो गया जब जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे अटैक किया। पर्ल हार्बर पे अटैक यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत बड़ा लॉस था, उसका नेवी को बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में लॉस हुआ और इस वजह से अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए इस वॉर में अमेरिका को एंट्री करना पड़ा। द वॉर एंडेड इन मई 1945 विथ हिटलर्स डिफीट। इस मई 1945 में हिटलर ने डिफीट मान लिया और खुद को सरेंडर करने के बजाय सुसाइड कर लिया। बुलेट से खुद को अपने इस हेड पे गोली मार लिया और इस तरीके से जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी का इंटरफेरेंस मई 1945 में ख़त्म हो गया। एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब इन हिरोशिमा इन जापान। और यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान को उस पर्ल हार्बर वाले अटैक पे का पनिशमेंट देने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त के फर्स्ट वीक में एटम बॉम्ब ड्रॉप किया, जिससे जापान भी इस वर्ल्ड वार 2 में कंट्रीब्यूशन जो कर रहा था वो अगस्त में ख़त्म हो गया। इस तरीके से वर्ल्ड वार 2 समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने देखा पॉइंट नंबर 2 रिकंस्ट्रक्शन, पॉइंट नंबर 3 द नाजी वर्ल्ड व्यू। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि हिटलर कैसा सोचता था कि सोसाइटी क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, हिटलर को या नाजिज्म का आइडियोलॉजी को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कैसे मिला, और इस तरीके से वो हिटलर अपने लोगों को नए तरीके से किस किस एरिया में बसाना चाहता था। वो ईस्टर्न साइड में अपने कंट्री का एक्सपेंशन चाहता था कि वेस्टर्न फ्रंट पे। तो उन सभी बातों को हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे। The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices। जो भी नाजीज में स्प्रेड हुआ वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ्स यानी विश्वास पे बढ़ा और कई तरीके के प्रैक्टिसेस लगातार किए गए, जिससे ये सिस्टम डेवलप होता चला गया। देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। लोगों के बीच किसी भी तरह की समानता नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नस्लीय रेशियल हायरार्की थी। लोग कैसे दिखते हैं, लोगों की कैसी सोच है, उसी के आधार पर टॉप और लोएस्ट रैंक बनाया हुआ था लोगों का। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेयर एट द टॉप। इस रेशियल हायरार्की में टॉप पर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे। नॉर्डिक का मतलब कि नॉर्थ यूरोप के वो सारे आर्यंस जो लंबे चौड़े थे, गोरे थे, जिनके बाल सुनहरे घुंघरैले थे, जिनकी आंखें ब्लू थी, ऐसे लोग को नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बोलते थे। यदि हम इंडिया में ऐसे लोगों की बात करें तो उस तरह के दिखने वाले में लेडीज़ में ऐश्वर्या राय हो सकती हैं या फिर जेंट्स में ऋतिक रोशन हो सकते हैं। तो उस टाइप के कैटेगरी के लोगों को नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बोला गया और ऐसे लोगों को ही बेस्ट रेस बोला गया। वाइल ज्यूज वेयर लोकेटेड एट द लोएस्ट, और ज्यूज को लोएस्ट बोला गया। ज्यूज कौन सी कैटेगरी थी? जो सोसाइटी में मुनाफा वसूली के लिए लोगों को पैसे लोन पर देती थी और ह्यूज चार्ज इंटरेस्ट करती थी। इस तरह से मुनाफाखोरों को ही उस वक्त जर्मनी में ज्यूज कैटेगरी में डाला गया था। वही लोग ज्यूज थे। दे रिगार्डेड एज एन एंटी रेस एंड द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस। और इस तरीके से ज्यूज के आर्क एनिमीज और एंटी रेस कैटेगरी में डाला गया। किसके? आर्यंस के। तो आर्यंस टॉप कैटेगरी में रखे गए और ज्यूज को लोएस्ट रैंक में रखा गया। ऑल अदर्स वेयर प्लेस्ड इन बिटवीन, और बाकी जितने भी कैटेगरी के लोग थे, कलर्ड, सेमी कलर्ड, वो सब कुछ ये लो और टॉप के बीच में थे। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हिटलर का जो भी आइडियोलॉजी है वो
चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के आइडियोलॉजी से मिलता जुलता हुआ था। डार्विन एक्सप्लेन्स द क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट था प्लांट और एनिमल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, प्लांट और एनिमल के लिए डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि जो भी प्लांट और एनिमल है उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पे दो तरीके से बच सकता है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी समय के साथ, परिवर्तन के साथ वो भी बदल जाए, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, नेचर खुद ही डिसाइड करे कि कौन सी प्लांट और एनिमल स्पीसीज रहेगी इस अर्थ पे और कौन सी प्लांट और एनिमल स्पीसीज नहीं रहेगी। तो या तो नेचर सेलेक्ट कर ले, नहीं तो कॉन्सेप्शन ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि समय के साथ परिस्थिति के अनुसार लोग ये प्लांट और एनिमल अपने आप में बदलाव लाए, उत्परिवर्तन, तो उससे उनकी जो स्पीसीज हैं वो बची रह जाएगी। स्पेंसर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्पेंसर ने आइडिया दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया वो प्लांट और एनिमल के लिए दिया गया। जो भी थ्योरी बेस्ड थी वो नेचुरल सिलेक्शन पे थी, क्लाइमेटिक कंडीशन पे थी, ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं किया गया था। दे गिवन इट प्योरली ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल प्रोसेस, नॉट बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन। तो चार्ल्स डार्विन ने और हर्बर्ट स्पेंसर ने जो भी बातें यहाँ बताई, आइडियाज़ दिए, वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे बेस्ड था, नेचुरल प्रोसेस पे बेस्ड था, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन फिर भी हिटलर, नाजिज्म इस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हुई और उन्होंने फर्दर इस तरह के एक्टिविटीज़ किए जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिखता है। Their idea was used by racist thinker and the politicians to justify imperial rule over people. इस तरीके से जो भी रेसिस्ट थिंकर्स थे, जो कि नस्लीय सोच के लोग थे या पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के रूप में इस आइडियोलॉजी, डार्विन और स्पेंसर का आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया और इसके थ्रू उन सभी लोगों पर, कंट्रीज़ पर ताकत बनाया, दिखाया और कहा कि ये डार्विन और स्पेंसर की आइडियोलॉजी है, हम लोगों ने कुछ नया इसमें नहीं किया है। द नाजी आर्गूमेंट वाज सिंपल। नाजी आर्गूमेंट बहुत सिंपल था। सिंपल क्या था? फर्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पेरिश। नाजिज्म का सिंपल मानना था कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बचेगा और जो वीक होगा वो समय के साथ नष्ट हो जाएगा, पेरिस। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, प्योर, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट ओवर वर्ल्ड, सो इट्स सेलेक्टेड। इसलिए उन्होंने नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस को सेलेक्ट किया क्योंकि उनके नज़र में आर्यन रेस फाइनेस्ट था, प्योरेस्ट था, स्ट्रॉन्गेस्ट था और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड रेस था, इसलिए इसको टॉप पे रखा गया। The other concept of Hitler ideology related to geopolitical concept of Lebensraum। ये लेबेंसरम एक एक्स्ट्रा लिविंग स्पेस की बात की जा रही थी, यानी हिटलर ये मानता था कि जब एक समय आएगा जब इस तरह के नॉर्डिक जर्मन आर्यन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस वक्त जर्मनी का ज़मीन कम पड़ेगा, तो जर्मनी को स्टार्टिंग से ही ऐसे एक्स्ट्रा लिविंग स्पेस का इंतजाम करके रखना चाहिए। जियो पॉलिटिकल, यानी अपना पॉलिटिक्स को बढ़ाते हुए अपने टेरिटरी को, जर्मनी को इतना बढ़ा लेना चाहिए कि एक वक्त जब इस नॉर्डिक जर्मन आर्यन का पॉपुलेशन होगा तो उस वक्त जर्मनी का पॉलिटिकल साइज भी बड़ा होगा, उसकी बाउंड्री भी बड़ी होगी। तो उस लिए लेबेंसरम यानी कि एक्स्ट्रा लिविंग स्पेस के कॉन्सेप्ट पे भी हिटलर आइडियोलॉजी काम कर रही थी। He believed that new territory had to acquired for settlement। इसलिए वो एक्स्ट्रा सेटलमेंट के लिए नई टेरिटरी के खोज में था। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। अब वेस्ट साइड में फ्रांस और ब्रिटेन थे, बहुत बड़ा अटलांटिक ओशियन भी था, इसलिए वेस्ट में जर्मनी के लिए बढ़ना आसान नहीं था, तो उसने ईस्ट की तरफ मूव किया। जर्मनी ने ईस्टवर्ड मूव किया इस एक्स्ट्रा लिविंग स्पेस लेबेंसरम के लिए।
न्यू सेटलमेंट के लिए, टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियो फिजिकली इन वन प्लेस। और इस तरीके से वो चाहता था कि कोई बीच में ऐसा ओशियन या सी नहीं आए जिसकी वजह से जर्मनी की पॉपुलेशन बंट जाए। तो वो एक ऐसा स्पेस, ज्योग्राफिकली एक ऐसा स्पेस चाहता था जो लैंड के रूप में सटा रहे, और इस तरीके से ये ईस्टवर्ड की तरफ मूव किया। और उसी ईस्टवर्ड मूवमेंट के दौरान उसने पोलैंड पे अटैक किया। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, और इसी कारण से पोलैंड पे अटैक किया गया। अब पोलैंड पे अटैक होते ही यहाँ फ्रांस और यूके सबसे पहले इस जर्मनी के अगेंस्ट हो गए। तो ये आज का 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। पॉइंट नंबर 2.2 रिकंस्ट्रक्शन, पॉइंट नंबर 3 द नाजी वर्ल्ड व्यू। मेरा नेक्स्ट वीडियो पॉइंट नंबर 3.1 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, 3.2 द रेशियल यूटोपिया का होगा। ये वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। आपका कमेंट आप सभी वंडरफुल स्टूडेंट्स के लिए फर्दर और वीडियो बनाने में मुझे बहुत हेल्प करता है। थैंक यू।